संसदीय चुनाव को लेकर पार्टियों ने रफ्तार तेज कर दी है। भाजपा की कोशिश हैट्रिक जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का सामना करने के लिए विपक्षी दल संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। 23 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए एक अहम बैठक करी है। हालांकि जब इसे 12 तारीख को होना था तो कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रमुख नेताओं के उपलब्ध नहीं होने के कारण तारीख बढ़ा दी गई और कई विपक्षी नेताओं जिन्हें पहले ही निमंत्रण मिल चुका है, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का फोन न आना एक हॉट टॉपिक बन गया है। ये दूसरी बार हुआ है। पिछले साल अगस्त में बिहार में नीतीश कुमार के साथ बैठक करने वाले केसीआर ने बीजेपी को आजाद भारत के लिए मिलकर लड़ने का आह्वान किया था, लेकिन पटना की बैठक में विपक्षी दलों द्वारा केसीआर पर विचार न करना, जिसे भाजपा के खिलाफ संयुक्त परिचालन प्रयासों के लिए पहला कदम माना जाता है, एक बहस का कारण बन गया है। केटीआर ने घोषणा करी है कि वह आमंत्रण प्राप्त करने से पहले बैठक से दूर रहेंगे, लेकिन चर्चा है कि विपक्षी दलों का व्यवहार अलग है। विपक्षी गठबंधन की अधिकांश पार्टियां केसीआर पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए चर्चा है कि पटना बैठक की तारीख भले ही बदल गई हो, लेकिन 2 बार आमंत्रण नहीं भेजा गया। बोनालू महोत्सव इसी माह की 22 तारीख से शुरू होगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने गोलकुंडा किले में उत्सव की व्यवस्थाओं की समीक्षा करी है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि गोलकुंडा बोनालू महोत्सव के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक बोनालू महोत्सव का भव्य आयोजन मुख्यमंत्री केसीआर के आदेश अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गोलकुंडा बोनालू की एक बहुत ही खास विशेषता है, जिसमें लोग पूरे देश में आते हैं। मंत्री ने कहा कि संयुक्त राज्य में बोनालू त्योहार नाम मात्र के लिए आयोजित किए जाते हैं। पता चला है कि तेलंगाना में आने के बाद इसे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार मलिन बस्तियों में मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी सरकार इस तरह कार्य नहीं कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। टीपीसीसी विधानसभा विवरण एकत्र कर रहा है। प्रभारियों के साथ ही अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर हाईकमान को भेजी जाएगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि दिल्ली के बुजुर्गों की हरी झंडी मिलते ही टिकटों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन जैसा कि पूर्व में राज्य कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि कांग्रेस की 50% सीटों की घोषणा पहले से करने की योजना है। मालूम हो कि टीपीसीसी ने भी इस पर सहमति जताई है। बाकी की घोषणा चुनाव अधिसूचना के बाद की जाएगी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि टिकट वितरण में जिलाध्यक्षों, टीपीसीसी समितियों, समन्वय एवं समावेशन समितियों के अनुमोदन के बाद उन्हें दिल्ली भेजी जाने वाली सूची में शामिल किया जाएगा। और इसी बीच पार्टी के साथ साथ जनता में भी यह भावना है कि स्वराष्ट्र में हुए दोनों चुनाव में कांग्रेस ने विभिन्न कारणों से टिकटों की घोषणा देरी से करी है। सांसद कोमती रेड्डी, वेंकट रेड्डी समेत कुछ अन्य नेताओं ने खुलकर ऐलान किया और इससे उन्हें नुकसान हुआ है। कोमाटी रेड्डी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी से कहा कि पिछले साल वरंगल में घोषित राय तो घोषणा के दौरान भी टिकटों को अग्रिम घोषणा करे। दिल्ली प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत थी। हैदराबाद के मसूराबाद के बीजेपी पार्षद कोपुल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि जमीन के नियमितीकरण के लिए बड़ी रकम की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। विरना गुट्टा शिरडी साई नगर कॉलोनी में जियो 59 के कारण पीड़ितों को नियमितीकरण शुल्क से छूट देने को कहा है। इस आशय के लिए हयात नगर एमआरओ सिद्धारानी को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। कोपुल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने बीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि संयुक्त राज्य के पिछले मुख्यमंत्रियों के कार्यकर्ता के दौरान दी गई डिग्रियां मान्य नहीं है। उन्होंने सरकार पर जियो 59 के नाम पर पैसे चोरी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने गरीबों को ध्यान में रखते हुए फीस तत्काल कम करने को कहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तेलंगाना सरकार ने पुलिस को खुशखबरी दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों ने पदोन्नति दी गई है और उसमें एडिशनल एसीपी के पद पर कार्यरत 18 लोगों को प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। साथ ही 35 अन्य डीसीपी को अतिरिक्त एसीपी के तौर पर पदोन्नत किया गया है और इसी संबंध में गृह विभाग के मुख्य सचिव जितेंद्र ने आदेश जारी कर दिए है। तेलंगाना सरकार ने 18 एडिशनल एसीपी को एसीपी और 37 डीएसपी को एसीपी के तौर पर प्रमोशन देने के आदेश जारी किए हैं। प्रोन्नति के बारे में कल रात जारी किया गया था। आदेश में कहा गया है कि सभी पदोन्नत अधिकारी डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करें। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों ने नर्मदा, पुष्पा करियर, श्रुति कीर्ति, चिपुरी, कविता गंजी, सुनीता मोहन, श्रीनिवास मलिनेनी, कोटला, नरसिम्हा रेड्डी, श्रीनिवास राव, रवि कुमार, वेंकट राव, प्रसन्ना रानी, चंद्रमोहन, उषा, तिरुनागरी और अन्य शामिल हैं। उधर डीजीपी अंजनी कुमार ने पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
बीसी घोषणा आयोजन समिति ने बताया है कि बीसी घोषणा कार्यक्रम खैरताबाद मोक्षगुडम विश्वरिया भवन में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बीसी बच्चों के लिए होगा। उन्होंने कहा है कि पिछले 75 सालों से पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय से सभी वाकिफ है और मंडी ने कहा है कि हर पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वह बीसी को धोखा दे रही है। इसी अवसर पर हमारे बीसी बुद्धिजीवियों ने एबीसी घोषणा पत्र को बहुत ध्यान से पढ़कर हमारे बीसी बच्चों के भविष्य को तैयारी की है, जबकि तेलंगाना राज्य से महिलाओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, व्यापारियों, श्रमिकों, किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगारों समितियों के सदस्यों के अनुरोध किया है कि सभी लोगों को भाग लेना चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि वे भाग लेंगे। न्यायमूर्ति MN राव, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, पूर्व अध्यक्ष NCBC नई दिल्ली, न्यायमूर्ति VS वरिया, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पूर्व अध्यक्ष NCBC नई दिल्ली, न्यायमूर्ति V चंद्र कुमार, पूर्व न्यायाधीश EP उच्च न्यायालय भाग ले रहे हैं। अधिकारियों ने ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। हाई कोर्ट द्वारा इस परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी दिए जाने के बाद बाधाएं दूर हो गई है। TSPSC ने राज्य के ग्रुप 1 के 503 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा 16 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। इससे परिणाम घोषित किए गए, लेकिन पेपर लीक होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई है। रद्द परीक्षा रविवार इस महीने की 11 तारीख को आयोजित की जाएंगी। ग्रुप 1 के पदों के लिए करीब 3.8 लाख उम्मीदवारों को आवेदन किया है। परीक्षा हॉल टिकट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा OMR शीट प्रारूप में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। अभ्यर्थी को निर्देश देने के लिए प्रत्येक जिले में 33 हेल्पलाइन केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे, यानी उम्मीदवारों को सुबह 10:15 पर परीक्षा हॉल में पहुंचना होगा और इसी के बाद अनुमति नहीं है। साथ ही परीक्षा केंद्र में पेंसिल, इंक पेन, जेल पेन आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन की अनुमति होगी। प्रदेश में इस माह की 19 तारीख को हरित हरम कार्यक्रम की 9वीं किस्त शुरू हो जाएगी और पिछले साल 19.54 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य इस बार घटाकर 19.24 करोड़ कर दिया गया है और HMDA और GHMC के भीतर 7 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। सरकार ने मुलुगु जिले के लिए सबसे कम 14.79 लाख और रंगारेड्डी जिले के लिए सबसे अधिक 78.57 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित हरम का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था और सरकार का ये कहना है कि अब तक 8 चरणों में 273.33 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। खेत में मेहनत करने वाले किसान को अनाज बेचने के कठिन नियम रोक रहे हैं। चावल खरीदने के कई नियम हैं। इन नियमों से किसानों को समय पर पैसा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार गठन उत्सव के नाम से 22 दिनों तक भव्य समारोह आयोजित कर रही है, लेकिन वे किसान का दर्द नहीं समझ रही है। समय पर फसल नहीं खरीदने के उन्हें नुकसान होता है। बारिश के धान भीग रहा है। पैक्स केंद्रों के प्रबंधक नमी की मात्रा अधिक होने के बहाना बनाकर अनाज खरीदने में देरी कर रही है और ऐसी स्थिति में किसानों को परेशानी हो रही है। एक और वे इस संदेश से जूझ रहे हैं कि कटी हुई फसल को उचित मूल्य मिलेगा या फिर नहीं। क्या नकदी का उपयोग श्रम और निवेश व्यय को कवर करने के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन किसानों को भरोसा उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने TSPSC प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है और जिसकी जांच विशेष जांच दल कर रहा है। उच्च न्यायालय ने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट और कई उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने की जांच CBI को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। सक्रिय और निष्पक्ष रूप से संचालित किया जा रहा है कि अदालत के ध्यान में यह लाया गया है कि 37 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने तर्क दिया है कि SIT की जांच पूरी तरह से नहीं चल रही है और यह दबाव में है और इसलिए इसे CBI को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सवाल किया है कि इस स्तर पर SIT की जांच CBI को क्यों स्थानांतरित की जा रही है और SIT और TSPSC को पूरी ब्यूरो के साथ काउंटर फाइल करने के निर्देश देते हुए जांच 3 हफ्ते के लिए टाल दी गई। TPCC बौद्धिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम मोहन ने कहा है कि तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा करी। चार मीनार मदीना सेंटर में अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई।
और शाह मोहन ने कहा है कि सभी जिलों से सभी पार्टियों का कोई न कोई कांग्रेस का दरवाजा हमेशा खोलेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस की अच्छी गति मिली है। शाह मोहन ने विश्वास जताया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। शहर में सनसनी फैलाने वाले ऐप सत्याकांड को लेकर पुलिस ने बुनियादी जानकारियां जुटाई है। शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी ने इससे जुड़ी एक अहम बातों का खुलासा किया। इसी महीने की 5 तारीख को साई कृष्णा ने अप्सरा के लापता होने की शिकायत दी थी। अपनी जांच में उन्होंने पाया कि दोनों ने हत्या से पहले एक कार में यात्रा करी थी। डीसीपी ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसी फुटेज ट्रैकिंग से मामले को सुलझाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मृतक अप्सरा और आरोपी साई कृष्ण के एक साथ फुटेज को जब्त कर लिया है। बताया गया है कि साई कृष्ण ने अप्सरा को सरोर नगर बुलाया और इसी महीने की 3 तारीख को बात करने के लिए शमशाबाद इलाके में लेके गए। साई कृष्णा ने अप्सरा को कार की अगली सीट पर लेटे हुए देखा और कार के कवर से उसे रोकने की कोशिश करी। डीसीपी नारायण रेड्डी ने खुलासा किया है कि अप्सरा की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि साई कृष्णा ने शव को रेत सीमेंट से पैक किया और बालू की 2 लॉरी मेन हॉल में डाल दी। अधिक जानकारी अप्सरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल के अधिकारियों ने नामपल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि अब तक 63 लाख करोड़ का लेन देन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही आरोपियों के खाते का विवरण और हाथ बदले गए पैसे का विवरण जब्त कर लिया है। उन्होंने अदालत से कहा है कि उन्हें कुछ 100 लोगों की गिरफ्तारी की उम्मीदें हैं। एसआईटी के अधिकारियों ने इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान इनमें से 16 बिचौलिए थे। ग्रुप 1 पेट्रोलियम लिखने वाले एक अन्य आरोपी प्रशांत ने खुलासा किया है कि वह न्यूजीलैंड में है। एई का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पता चला है कि 13 लोग डीओ का पेपर 8 और ग्रुप 1 पेट्रोलियम के 4 लोग मिले थे। यह बताया गया है कि ग्रुप 1 के प्रारंभिक पेपर में शामिल होने वाले 4 लोगों में से 3 टीएसपीएससी के कर्मचारी थे और दूसरा व्यक्ति बाहरी था। चार्जशीट में कहा गया है कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। हाल ही में गिरफ्तार डी पुला रमेश की मदद से बताया गया कि 3 लोगों को एई और डीओ परीक्षा में नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। छावनी क्षेत्र के बाबूजी नगर ओकोटो वार्ड के पास एसएस कॉटन हाउस कपड़े की दुकान खोली गई है। मंत्री मला रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में दुकान के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दुकान के मालिक घोषबॉय भाजपा छावनी बोर्ड के पूर्व सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता भानुका मल्लिकार्जुन, बीआरएस नेता टिंकू गौड़, स्थानीय नेता कप्पली श्रीकांत रामाराव और अन्य ने भाग लिया है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वह 4 से 5 दिन में बताएंगे कि वह किस पार्टी में शामिल हैं और उन्होंने कहा है कि वह हैदराबाद में एक प्रेस मीट करेंगे और जल्द ही पार्टी में शामिल होने की तारीखों की घोषणा करेंगे। पोंगुलेटी ने कहा कि खम्मम जनसभा की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। खबर है कि खम्मम में होने वाली विशाल जनसभा में उनके साथ पूर्व मंत्री जोपुल्ला और राज्य के विभिन्न जिलों से आए तमाम नेता एक साथ कांग्रेस में पाले में शामिल होंगे।